सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परटर्बेशन थ्योरी ऑफ हीलियम एटम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, परटर्बेशन थ्योरी ऑफ हीलियम एटम में सबसे पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि जब भी हम कोई एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन में वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम स्टार इफेक्ट बोल देते हैं। एंड वो लाइन जब ऐसे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ऐसे लाइन ये जो क्या है स्प्लिट हो गई। अब ये जो लाइन स्प्लिट हो गई है, जब इस वाली एनर्जी लेवल या स्पेक्ट्रल लाइन के पास एंड इस वाले स्पेक्ट्रल लाइन के पास जब सेम एनर्जी हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट स्टेट बोल लेते हैं। एंड जब इन दोनों के पास डिफरेंट एनर्जी लेवल हो जाता है, तब हम उसको नॉन डीजेनरेट स्टेट बोल देते हैं। सो हमने यहाँ वही बात कुछ थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है। When we place simple system in an external electric field, then the energy level they split in a degenerate or non-degenerate state. Normal helium atom is an application of first order perturbation theory of a non-degenerate system. Let us consider a helium atom. चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक helium atom है जिसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में चार्ज है, मैंने मान लिया Ze, एंड उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये तो हमको पता है कि इसमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन 1, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके आउटर मोस्ट शेल में से घूम रहे हैं। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन के उस शेल तक का जो डिस्टेंस है, वो मैंने मान लिया फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ये है R1, ये है R2, एंड इन दोनों इलेक्ट्रॉन में जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मैंने मान लिया R12। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच में। ठीक है, बाय डिफरेंस हम सभी को पता है कि ये जो Ze होता है, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड ऑब्वियसली इसके मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या मैं माइनस लिखना चाहूंगा बिकॉज वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। एंड यहाँ से Ze एंड यहाँ से E। ठीक है, अब यहाँ से मैंने E2 एंड E लिखा है, लेकिन वो हमने E कंसिडर करेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन। सो Ze into E स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R2 है। एंड सिमिलरली यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास होगी, यहाँ माइनस Ze स्क्वायर अपॉन R1, एंड सिमिलरली इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, बट यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा। तो मैं इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू E into E स्क्वायर हो जाएगा, एंड दोनों का डिस्टेंस कितना है R12। ठीक है, अब माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पे भी क्या है, माइनस है, एंड इस पे भी माइनस है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से सारी पोटेंशियल एनर्जी को हम प्लस कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मेरे पास। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखना चाहूंगा, लेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अब। सो पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं V से दिखाना चाहूंगा, V इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी माइनस Ze स्क्वायर अपॉन R1, दूसरे के लिए पोटेंशियल एनर्जी Ze स्क्वायर अपॉन R2, एंड तीसरी पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितनी है, E स्क्वायर अपॉन R12। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सभी को पता है कि हैमिल्टोनियन। ठीक है, सो वी नो हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय, हैमिल्टोनियन is given by। So अब हैमिल्टोनियन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हैमिल्टोनियन का इक्वेशन H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम T से लिखेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी को V से लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसा भी लिख सकते हो कि Ke एंड P। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको काइनेटिक एनर्जी भी पता होना बहुत जरूरी है। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, T इज इक्वल टू T स्क्वायर अपॉन 2m, इसके टर्म्स में है, ये मोमेंटम के टर्म में। एंड आल्सो इस मोमेंटम की वैल्यू भी हमको पता होती है कि माइनस आयोटा h कट एंड दो अपॉन दो x, इस तरीके से लिखते हैं। एंड इसी को मैं ऐसे डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, तो ये मेरे पास T इज इक्वल टू माइनस यहाँ से h कट स्क्वायर, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 2m, एंड फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए मैं यूज करना चाहूंगा डेल्टा 1 स्क्वायर, एंड दूसरे वाले के लिए डेल्टा 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में पुट किए तो इस तरीके से हमको मिल सकता है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों हम हैमिल्टोनियन में पुट कर देंगे। तो हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास इस तरीके से आएगा, माइनस Ze स्क्वायर अपॉन R1, यहाँ माइनस Ze स्क्वायर अपॉन R2, एंड प्लस यहाँ से E स्क्वायर अपॉन R, सॉरी यहाँ से पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी चाहिए, सो जो कि काइनेटिक एनर्जी ऊपर से आ गई है। सो माइनस H कट स्क्वायर
2m एंड यहाँ से डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से डेल्टा 2 स्क्वायर एंड अब लिखेंगे हम ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R1 एंड आल्सो माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R2 ये क्या लिख रहा हूं मैं एंड फिर से एक बार क्या है प्लस वाली टर्म प्लस E स्क्वायर अपॉन R12। अब इसके बाद क्या करेंगे फिर से एक बार हमारे पास जनरल हैमिल्टोनियन इक्वेशन एक जनरल फॉर्म होता है हैमिल्टोनियन इक्वेशन का। सो H इक्वल टू H नॉट प्लस H प्राइम, ठीक है, वेल नोन इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद मेरे पास H नॉट की वैल्यू यहां तक आ जाएगी एंड H प्राइम की वैल्यू E स्क्वायर अपॉन R12 आ जाएगी, ठीक है। सो दोनों को कंपेयर करके हम H नॉट की एंड H की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एंड बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड जैसे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास H नॉट की वैल्यू आ जाएगी। H नॉट इक्वल टू ये आएगा माइनस H कट स्क्वायर 2m एंड ब्रैकेट में डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर एंड आल्सो यहां से मेरे पास माइनस ZE स्क्वायर R1 माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R2 एंड आल्सो अगेन क्या हो जाएगा, इस H प्राइम की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी H प्राइम इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन R1। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा एंड अगेन हैमिल्टोनियन इक्वेशन का यूज करेंगे हम, यूज हैमिल्टोनियन इक्वेशन। सो हैमिल्टोनियन इक्वेशन या हम उसको श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन को कुछ इस तरीके से कि H नॉट साइन नॉट इक्वल टू E नॉट साइन नॉट, ठीक है, इस तरीके से। एंड अगेन यहाँ से H नॉट की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब इसको मैं नंबर देना चाहूंगा, अब यहाँ इसको आप दे देना इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे हम इन इक्वेशन 4 में एंड देख लेते हैं आंसर क्या आता है। तो H नॉट की जगह क्या आएगा हमारे डिफरेंस माइनस H कट स्क्वायर, यहाँ 2m, यहाँ आएगा डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से डेल्टा 2 स्क्वायर एंड उसके बाद माइनस ZE स्क्वायर R1 माइनस ZE स्क्वायर R2 एंड यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ साइन नॉट से इक्वल टू E नॉट साइन नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे हमारे फ्रेंड्स, सिंपली अब हम अलग अलग के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, याद ध्यान से देखना, हम सभी को पता है कि जो हीलियम एटम है, इस हीलियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका भी यूज हम आगे मैं समझाना चाहूंगा आपको। उसके बाद देख लेते हैं कि मेरे पास ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, फॉर psi1, अब यहां से देखो टोटल वेव फंक्शन psi इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, psi1 नॉट एंड psi2 नॉट। अब हम psi1 नॉट के लिए एंड psi2 नॉट के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ मैं यहां लिखना चाहूंगा psi1 नॉट फॉर psi1 नॉट फॉर psi1 नॉट। तो इसके लिए मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, डेल्टा 1 स्क्वायर psi1 नॉट एंड अगेन यहाँ प्लस करूंगा या 2mh कट स्क्वायर, श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट, सभी को वेल नोन इक्वेशन है एंड माइनस E माइनस V। अब माय डिफरेंस फी जो है मेरे पास या फर्स्ट वाले स्टेट के लिए psi1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब हम मेरे पास फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आई थी ये थी, ठीक है, एंड दूसरे वाले के लिए ये निकल कर आ गई थी। तो इसका मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएंगे एंड यहाँ मैं लिखना चाहूंगा ZE स्क्वायर R1, ठीक है, एंड यहाँ psi1 नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एंड अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर psi2 नॉट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा डेल्टा 2 स्क्वायर, यहाँ आएगा psi2 नॉट या प्लस 2m h कट स्क्वायर एंड यहाँ E माइनस 3। अब सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ माइनस है और एक माइनस या प्लस हो जाएगा एंड यहाँ से मेरे पास आएगा ZE स्क्वायर अपॉन R2 एंड यहाँ psi2 नॉट इक्वल टू 0। अगर आप इन दो इक्वेशन को ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर A देना चाहूंगा एंड इक्वेशन नंबर B देना चाहूंगा। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि हीलियम एटम के लिए ये फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या वेव फंक्शन कैलकुलेट किया एंड दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने क्या किया, वेव फंक्शन कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये जो अलग अलग वेव फंक्शन हम दोनों के लिए निकालेंगे, ये जो सेपरेटली हाइड्रोजन एटम की तरह काम करेंगे,
आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए मैंने सेपरेटली वेव फंक्शन। तो हम इन इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी के लिए क्या कर सकते हैं, सेपरेटली एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम पढ़ चुके, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तब उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होती है वो हम इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। वो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिखना चाहूंगा एंड इक्वेशन नंबर ए एंड बी के बाद जो बचा हुआ काम है मैं आगे ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर ए एंड बी के बाद यहां से देखना। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड एनर्जी कैलकुलेट करते समय ये जो हमारा पास हर एक सेपरेटली इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरह से काम करेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह काम करेगा। बिकॉज हमने ये दो अलग अलग इक्वेशन एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड की है एंड उसके लिए मैं एनर्जी E1 नॉट इक्वल टू E2 नॉट, दोनों के लिए एनर्जी सेम हो जाएगी एंड वो हो जाएगी माइनस मेरे पास होती है वो Z स्क्वायर, यहां से मेरे पास M नॉट E स्क्वायर सॉरी E की पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में होता है 2h कट स्क्वायर N स्क्वायर। आई होप कि ये वेल नोन इक्वेशन है, आपको पता होगा, ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप देखना चाहे तो मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। सो अभी क्या कर लेते हैं, हम सेपरेटली कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने लिखा E1 नॉट इक्वल टू, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, Z स्क्वायर N स्क्वायर लिखा मैंने एंड इसको M नॉट E की पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में है 2h कट स्क्वायर एंड ये जो वैल्यूज होती है इसको हम WH के बराबर पुट करेंगे एंड E1 नॉट इक्वल टू माइनस Z स्क्वायर N स्क्वायर एंड उसके बाद इसके लिए क्या करने वाला हूं मैं, WH। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ये मेरे पास वेयर WH इक्वल टू क्या है, WH इक्वल टू M नॉट E की पावर 4 अपॉन 2h कट स्क्वायर। अब इसका आगे जाके बहुत यूज होने वाला है एंड ऑल्सो हम इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि WH इक्वल टू, ये मैंने तो E की पावर 4 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ E की पावर 2 एंड यहाँ से 2h कट स्क्वायर एंड ये जो M नॉट E की पावर 2 डिनोमिनेटर में लेके आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो फिर से एक बार यही बनेगा एंड ऑल्सो ये जो h कट स्क्वायर M नॉट E स्क्वायर है इसको हम A नॉट लिखते हैं। ठीक है, उसको क्या लिखते हैं, E नॉट एंड ऑल्सो मैं E स्क्वायर अपॉन यहाँ से 2A नॉट भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास अगर कहीं अगर WH दिखाई दे, अगर WH दिखाई दे तो उसकी जगह पर मैं E स्क्वायर अपॉन 2A नॉट भी लिख सकता हूँ एंड A नॉट किसके बराबर है, A नॉट इक्वल टू h कट स्क्वायर अपॉन M नॉट E स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर होगा एंड इसके बाद देख लेते हैं हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ टोटल एनर्जी मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगी, E1 नॉट प्लस E2 नॉट, दोनों के लिए सेम है। सो E नॉट इक्वल टू E1 की वैल्यू है मेरे पास कहां से, यहां से माइनस Z स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने WH एंड माइनस कराएंगे अगेन E2 की वैल्यू भी सेम है। सो यहाँ मेरे पास Z स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ WH, इन दोनों को अगर मैं प्लस करना चाहूंगा तो E नॉट इक्वल टू आ जाएगी माइनस 2Z स्क्वायर WH एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, N स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड N हाइड्रोजन एटम के लिए N की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, तो मेरे पास ये वेल नोन इक्वेशन आ जाएगा E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2Z स्क्वायर एंड यहाँ WH। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ नोट करके रखना चाहूंगा। कौन कौन सी, यहाँ मेरे पास पहले तो WH का फॉर्मूला है जो कि हमको आगे जाके बहुत यूज होने वाला है। WH का फॉर्मूला क्या है, M नॉट E की पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में है 2h कट स्क्वायर। आगे मेरे पास E नॉट का फॉर्मूला है, क्या है, h कट स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में क्या है, M नॉट E स्क्वायर, M नॉट E स्क्वायर एंड उसके बाद यहाँ अगेन ये जो एनर्जी E नॉट निकाली हमने, E इक्वल टू ये क्या है, माइनस 2Z स्क्वायर WH। ठीक है, ये 3-4 वैल्यूज हमारे आगे जाके बहुत यूज होने वाला है, तो ये आप याद कर लेना एंड इसके बाद देख लेते हैं हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेते एक सेपरेट एटम के लिए। सो देख लेते इस वाले इक्वेशन के बाद हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेते। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेव फंक्शन हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहेंगे। सो वेव फंक्शन इज गिवन बाय
सो वेव फंक्शन को लिखने के लिए हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं। सो यहाँ मैं लिखना चाहूंगा psi 1 इक्वल टू वो होता है अंडर जेड क्यूब अपॉन पाई ए नॉट क्यूब एंड ऑल्सो यहाँ e की पावर माइनस जेड R1 अपॉन ए नॉट। एंड सिमिलरली अगर psi 2 के लिए लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट जेड क्यूब यहाँ से पाई ए नॉट क्यूब e की पावर माइनस जेड R2 अपॉन ए नॉट। ठीक है, अब इन दोनों का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो सेम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा बिकॉज क्योंकि इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। एंड अगेन हमको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन सो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन में हम पढ़ चुके थे कि En1 की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते। En1 इक्वल टू यहाँ मैंने लिखा psi n0 एंड ऑल्सो यहाँ था h प्राइम यहाँ psi n0 एंड इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स अगेन यहाँ मेरे पास h प्राइम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके थे e स्क्वायर अपॉन r12। ये भी आपको याद रखना होगा। एंड अगेन मैं इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या, En1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर यहाँ मैं लिखना चाहूंगा psi n0 का इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ h प्राइम अगेन यहाँ psi n0 एंड यहाँ से d टाउ। अब हम दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, अब यह डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ। एंड अगेन क्या करेंगे हम psi n0 की वैल्यू हमको पता है कि ऊपर वाले इक्वेशन से हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो En1 इक्वल टू एंड अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जरा psi n0 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से क्या हो जाएगी अंडर रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो सेम है z क्यूब डिनोमिनेटर में है पाई ए नॉट क्यूब इनटू e की पावर माइनस जेड R1 अपॉन ए नॉट इनटू h प्राइम की वैल्यू वहां से e स्क्वायर अपॉन R12 एंड फिर से एक बार यहाँ से sin नॉट की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से यहाँ लिखा मैंने z क्यूब अपॉन पाई ए नॉट क्यूब एंड e की पावर माइनस जेड R2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है ए नॉट है एंड फिर से एक बार यहाँ के d टाउ। अब फिर से एक बार क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस d टाउ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। d टाउ इक्वल टू d टाउ हमारे पास होता है कि R1 स्क्वायर, यहाँ अब 1 2 अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए, ठीक है। R1 का स्क्वायर एंड यहाँ से dr1 यहाँ से sin θ1 d θ1 फिर से एक बार यहाँ से d phi1 एंड ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिखना चाहूंगा R2 स्क्वायर, फिर से एक बार क्या हो जाएगा dr2 sin θ2 d θ2 एंड d phi2। अब ये जैसी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन निकल कर आता है ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। सो देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। यहाँ मेरे पास En1 था इस तरीके से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा En1 इक्वल टू यहाँ z e स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर ए नॉट एंड इंटीग्रेशन में मेरे पास जो भी डबल इंटीग्रेशन होगा एंड क्या है मेरे पास e की पावर यहाँ से e की पावर माइनस जेड R1 अपॉन ए नॉट इंटू e की पावर माइनस जेड R2 अपॉन ए नॉट एंड डिनोमिनेटर में R12 और कहा गया वो R12 ये वाला एंड ऑल्सो यहाँ से क्या है d टाउ। अब इसको सॉल्व करने के बाद इस वाले की वैल्यू मेरे पास आएगी En1 इक्वल टू या जेड ई स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर ए नॉट इंटू 20 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको हम 16 एंड इसको 10 एंड अगेन इसको 5 एंड 8 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो En1 इक्वल टू यहाँ मेरे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 एंड यहाँ से जेड ई स्क्वायर डिनोमिनेटर में क्या है ए नॉट। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। एंड फिर से एक बार अगर आप जेड ई स्क्वायर अपॉन ए नॉट को कहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ से ए नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन से, देखो जरा। सो ये मेरे पास आएगा En1 इक्वल टू यहाँ आएगा 5/8 यहाँ से जेड ई स्क्वायर तो एज इट इज रहा, ए नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा h कट स्क्वायर एंड m नॉट ई स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। सो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक तो आई होप कि नोट कर लिया होगा। तो देखो क्या किया जा सकता है, अब ये m नॉट स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास आएगा En1 इक्वल टू यहाँ आएगा 5/8 एंड यहाँ से जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये तो z तो एज इट इज रहेगा, ये m नॉट ऊपर चला जाएगा एंड e की पावर 2 एंड e की पावर 2 e की पावर 4 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है h कट स्क्वायर। फिर से एक बार ये देखो m नॉट ई स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर, m नॉट e की पावर 4 अपॉन 2 h कट स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है तो इधर का हम 2 वहां किसका सकते हैं
तो मैंने यहाँ लिखा En1 इक्वल टू यहाँ लिखा 5/4, ठीक है। एंड फिर से एक बार यहाँ क्या लिखूंगा मैं, Zm0 e⁴ डिवाइडेड बाय यहाँ 2h², यहाँ का 2 इधर चला गया। एंड फिर से एक बार इसकी जगह पे हम WH पुट कर सकते हैं। सो मेरे पास आएगा ये En1 इक्वल टू यहाँ आएगा 5/4, इसकी जगह पे क्या, ये तो Z एज इट इज रहा, इसकी जगह पे आएगा WH। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या निकाला है, देखो जरा, E0 की वैल्यू निकाली है, En1 की वैल्यू निकाली है। क्या हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं? तो ये En0 का मतलब ये क्या होता है कि जब वो परटर्ब्ड होने से पहले, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो भी है, डिस्टर्ब होने से पहले वो ग्राउंड स्टेट में था, तब उसके पास इतनी एनर्जी थी। अब वो डिस्टर्ब होके, परटर्ब्ड होके ग्राउंड स्टेट से निकलकर जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तब उसके बाद कितनी एनर्जी होती है वो हमको कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार मेरे पास ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, मैं भी ये भी साइड में लिख कर रखना चाहूंगा। En1 इक्वल टू, माय डिफरेंस क्या आ गया है, 5/4, यहां से Z एंड फिर से एक बार क्या है, WH, ठीक है। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास वो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम ये वाले इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो मैं यहाँ टोटल एनर्जी आफ्टर परटर्ब्ड होने के बाद वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। सो एनर्जी को मैं E के बराबर लिखना चाहूंगा एंड दोनों को सम करेंगे। सो E इक्वल टू क्या है मेरे पास, E0 प्लस यहाँ से En1। अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर लेते हैं। E इज इक्वल टू E0 की वैल्यू माय डिफरेंस -2Z² यहाँ से WH प्लस En की वैल्यू 5/4 यहाँ से Z यहाँ से WH। ओके, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, हमको पता है कि जो हीलियम एटम होता है, ठीक है, फॉर हीलियम एटम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाती है, Z इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। E इक्वल टू ये हो जाएगा -2 की जगह पे आएगा 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा WH प्लस 5/4 इंटू Z की जगह पे आएगा 2 इंटू WH। यहाँ से 2 से 2 और 2 to 4 हो जाएगा। एंड यहाँ से E इक्वल टू ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 8WH प्लस उसके बाद यहाँ 5/2 WH कॉमन ले सकते हैं। E इक्वल टू हमने लिखा -8 प्लस 5/2 एंड इसकी जगह पे लिखा यहाँ WH कॉमन निकाला। इसको सॉल्व करने के बाद 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 -11 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा WH। फिर से एक बार WH की वैल्यू हमको पता है क्या है, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इसकी जगह पे। हम जैसे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल टू, उसके पहले हम एक काम करेंगे, या तो ठीक है कोई वैल्यू पुट कर देते, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। -11/2 एंड WH की जगह पे है मेरे पास m0 e⁴ एंड डिनोमिनेटर में है 2h²। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। सो हमने WH की वैल्यू निकाली एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन सकता है कि माय डिफरेंस E इक्वल टू यहाँ -11, ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 एंड उसके बाद यहाँ मैंने ऊपर सिर्फ E² लिखा एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास था h² एंड ये जो m0 एंड बचा हुआ e⁴ तो वो मैंने डिनोमिनेटर में लेके आ गया m0 e⁴ अब फिर से एक बार इसकी जगह पे देखो जरा, h² m0 e², उसकी जगह पे a0 पुट किया जा सकता है। E इक्वल टू -11/4 एंड इसकी जगह पे क्या रख देंगे, e² अपॉन इसकी जगह पे आएगा a0 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगा -2.75 e² अपॉन a0। तो ये मेरे पास आ गई जब इलेक्ट्रॉन परटर्ब्ड होके ग्राउंड स्टेट से निकलकर ऊपर चला गया, तब उसके पास कितनी एनर्जी है, -2.75 e² अपॉन a0। अब इसके बाद हम क्या कर लेते, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। जब वो ग्राउंड स्टेट में था तब उसके पास कितनी एनर्जी थी, ऐसा तो नहीं तो कम ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है, हम चेक कर सकते हैं उस इक्वेशन से। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं इस तरफ कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो देख लेते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन एटम ग्राउंड स्टेट में था तब उसके पास कितनी एनर्जी थी। E0 इक्वल टू यहाँ मैंने लिखा -2Z², यहाँ WH एंड फिर से एक बार E0 इक्वल टू -2 Z की वैल्यू अभी हमने फॉर हीलियम एटम के लिए 2 निकाली थी तो यहाँ आ जाएगा 4
एंड यहाँ WH की वैल्यू हम उस वाले इक्वेशन से पुट कर देंगे m0 e⁴ यहाँ से 2h² एंड e0 इक्वल टू यहाँ -8 हो जाएगा एंड फिर से एक बार यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है एंड e² फिर से एक बार h² डिनोमिनेटर में लिखना चाहूंगा m0 e², फिर से एक बार इसकी जगह पे आ जाएगा a0, सो e0 इक्वल टू ये आ गया -4, ये आ गया e² एंड h² m0 e² उसकी जगह पे आ जाएगा a0, सो ये मेरे पास किसके लिए आ गई जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था -4 एंड यहाँ के -2.75, इसमें से कौन सी बड़ी है? ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा है, ये माइनस साइन है ना, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकलकर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, एटम जब जा रहा है तब उसके पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट्स के, ठीक है। सो बस आपको यहाँ तक लिखना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, परटर्बेशन थ्योरी पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, वो आप जाके चैनल के पेजेस पे जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।